हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप लोग को मनविता क्लास पर स्वागत करते हैं। तो देखिए, जो भूगोल वाला चल रहा है, भूगोल में चले देते हैं। एक दो को बता देते हैं। हाँ, जो भूगोल चल रहा है उसको चलने देंगे, पॉलिटी को चलने देंगे, फिर इतिहास और करंट अफेयर, इतना को चलाएंगे। तो हम लोग अभी एक भूगोल का वीडियो रिकॉर्ड किया, उसको अपलोड करेंगे, फिर शाम तक उसको अपलोड कर देंगे, 1 घंटा के बाद फिर शाम तक इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो चलेगा, जो ये है आधुनिक भारत का जो इतिहास, तो इतिहास में जितना भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वह आधुनिक भारत से ही पूछा जाएगा। चाहे आप रेलवे का ले लीजिए, चाहे आप बिहार दरोगा को ले लीजिए, चाहे आप बीपीएससी को ले लीजिए, चाहे आप एसएससी को ले लीजिए, बिहार एसएससी को ले लीजिए, चाहे आप सचिवालय को ले लीजिए, चाहे ग्रुप डी के ले लीजिए, जितना भी अदर एग्जाम होगा उसमें आपको पूर्वावलोकन, घटना चक्र या पॉइंटर, जो सब चीज पढ़ना होगा। उसमें ये ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वह आधुनिक भारत से ही पूछा जाएगा। ये नहीं कि मेडिएवल और एंशिएंट से नहीं पूछा जाता है, उसका रेशियो बहुत कम होता है। इसका मतलब कि हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत को निकालेंगे, फिर हम लोग चलेंगे मेडिएवल की ओर, फिर चलेंगे एंशिएंट की ओर। तो हम लोग सबसे पहले मॉडर्न पढ़ते हैं। मॉडर्न में हम लोग का जो चैप्टर है आज, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इतिहास का क्लास नंबर 8वां है। जो क्लास इससे पहले हो चुका, 7वां हो चुका, हम लोग 8वां क्लास जो सब्जेक्टिव तौर पर पहले इसको हम लोग देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो हम लोग छोटा छोटा भाग करके देखेंगे। तो हम लोग प्रेम पूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे और सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए चलेंगे। ये नहीं कि उड़ कर चलेंगे। उड़ कर चलने में क्या होता है, यदि आप धरती पर आए हैं तो माँ के कोख से यदि पैदा लिए हैं बाबू, तो माँ के कोख से पैदा लिए तो आप पहले धीरे 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 चलना सीखते, नहीं उठ कर चलने लगते। यदि अभिमन्यु बनिएगा तो चक्रव्यूह में क्या होगा, फंसिएगा। तो हमें अभिमन्यु नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, अर्जुन बनना है, अभिमन्यु नहीं बनना है। हमें महाभारत में वो क्या करना है, जिताना है। तो उसी तरह से हमें एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से सीरियस मतलब कंटिन्यू चलेंगे। किसी भी चीज को पाने के लिए पहले नंबर तो परिश्रम बहुत जरूरी है। परिश्रम आप करिए, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। लक, चांस और भाग किसी को मायने नहीं रखता बाबू। सबसे बड़ा क्या है, परिश्रम। भगवान उसी को सफलता देते हैं जो मेहनत करता है। किसी के हिस्से में से काट के तो भगवान न दे देंगे, नहीं देंगे। भगवान कहते हैं कि हम तो अपने बाप तक के नहीं हुए थे, किसी को क्या हो गए, किसी को नहीं होंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान यही कहते हैं कि हम तो अपने पिता और माँ को नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण के पिता और माँ जेल में थे, और तब तक जेल में थे जब उनका सजा नहीं शायद कर दिया गया, तब तक जेल में थे। भगवान राम, जो बोला जाता है कि बाप का जो आग देता है बड़ा बेटा देता है, लेकिन भगवान ने अपने पिता को उससे उसका भी हक छीन लिया। वो वन में चले गए, मर गए, तो उसका हक कौन दिया, भरत दिया। और बोला जाता है कि मंडला बेटा धर्म के अनुसार आग नहीं देता। तो भगवान बोलते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। भगवान बोलते हैं हमारे लिए क्या, ना बाप ना माई, हम सबके लिए बराबर है। जो हमारी भक्ति करेगा, सही रूप से, अनंत रूप से भक्ति करेगा, हमें 1 लोटा पानी, भगवान से बोलते हैं कि हमें प्रेम पूर्वक 1 लोटा पानी भी दे देगा तो हम उसकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो हम लोग को मेहनत करना होगा, परिश्रम फल देंगे भगवान, देंगे फल भगवान देंगे। हम लोग अपने मतलब 100% देंगे, रिजल्ट होगा। तो चलिए हम लोग इतिहास की ओर बढ़ते हैं। रेलवे में भी इससे पूछा जाएगा, दरोगा में भी पूछा जाएगा, बीपीएससी में भी पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण।
श्री गणेश का नाम इसलिए जाता है कि श्री गणेश सबसे पहले गौरी गणेश रखा जाता है। देखते हैं पूजा वूजा होता है तो गौरी गणेश को सबसे पहले स्थापित किया जाता है। जब देखिएगा भगवान राम और रावण का जब अंतिम युद्ध होता है तो भगवान इंद्र द्वारा मातली को भेजा जाता है। क्या? मातली को। तो रथ लेकर मातली आता है भगवान राम को सहायता के लिए। जब भगवान राम की सहायता के लिए आता है तो भगवान राम उसको पहले परिक्रमा करके प्रणाम करके बैठते हैं, रथ पर चढ़ाते हैं। तब मातली क्या करता है? घोड़ा को लगाम को लेते हुए करता है जय श्री गणेश, ऐसे झाड़ता है, भगवान के नाम एक को भी चलता है मातली में। तो श्री गणेश किसी भी काम करने का, किसी कोई भी काम करे श्री गणेश के नाम लेके करे, शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शुभ माना जाता है। देखिए धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, धर्म से बड़ा कोई नहीं होता है। धर्म हमें सिखाता है सही रूप से चलना और सब बनाना सिखाता है। तो हम अपने धर्म को सही प्रयोग करेंगे, अधर्म की जैसा नहीं। रावण बहुत बड़ा पंडित था लेकिन उसने अपने सभी चीजों को किस चीजों में प्रयोग किया? अधर्म में। यदि धर्म में करता तो बहुत बड़ा होता। बाकी धर्म हमें सब बनाना सिखाता है, ना कि असभ बनाना। तो धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता। तो हमें धर्म को, अपने धर्म को और अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को बनाए हुए रखना चाहिए आदमी को। चलिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों को कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों को स्वतंत्र रूप से, उद्योग को कोई स्वतंत्र रूप से विकास करने नहीं दे रहा था। धनिक जो वर्ग था, अभी जैसे भारत में 5-6 लोग या 10 लोग जो है भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। 70 से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे हैं और उसमें से पूरा भारत उसमें फिर क्या कर रहा है? बांट रहा है। तो वही जो कर रहा है कि धनिक वर्ग जो थे उद्योगों को क्या कर रहे थे? स्वतंत्र विकास करने नहीं दे रहे थे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राज व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को क्या किया? प्रारंभ किया। तो पूछा जाएगा कि 1793 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भू राज व्यवस्था की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व की तरह क्या किया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को क्या किया था? शुरू किया था। इससे इस्तमारी, जागीरदारी, मालगुजारी या बिस्वेदारी आदि भिन्न नामों से जाना जाता था। इसको इस्तमारी, जागीरदारी, मालगुजारी तो अभी भी हम लोग जानते हैं। पहले बोला जाता था हमारे गांव में इतना वो लाल कपड़ा में बांध के कर्मचारी आता था, सभी के घरों पर जाके बोलता था खेत के मालगुजारी कटा लीजिए, कर्मचारी साहब आए हैं। तो जो गांव के बड़ा आदमी होता था, हमारे गांव में भी 1-2 बार हमारे दौरान में काटा गया था। तो हम उसमें बहुत बच्चा थे तो देखे थे कि लाल कपड़ा में बांध के रसीद को कटवाया जाता था। तो सर हमारे दादा थे तो कटवाए थे रसीद को। तो मालगुजारी क्या होता है? खेत का कटवाना होता है। विश्वदारी उसी को बोला जाता है। आदि ये सब उसी का नाम है, स्थायी बंदोबस्त का नाम है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक क्षेत्रों में लागू थी। और यह कहां लागू था? बंगाल, बिहार। देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1912 ईस्वी या 11 ईस्वी तक क्या था? तीनों एक भाग था। लेकिन इसको जब अलग किया गया, पहले बिहार को फिर उड़ीसा को, तो ये तीनों क्या हो गया? लेकिन उस समय जो भी विकास बंगाल में होता था बिहार और उड़ीसा में भी होता था। तो वही बोला जा रहा यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक ही सीमित था, ताकि क्षेत्र तक लागू था। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नहीं,
कहां तक? बनारस तक ही से लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के, इसके अंतर्गत क्या था? यदि पूछा जाएगा कि मालगुजारी, इस्मानारी, जागीरदारी, विश्वेदारी भारत के भिन्न, इसको भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। यह व्यवस्था भारत के किन किन राज्यों में था? यह व्यवस्था भारत के बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण नहीं बोले, उत्तर प्रदेश के कहां तक? तो वाराणसी तक ही सीमित था। और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत को, समूचे ब्रिटिश भारत को क्या है? क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। कितना? क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा क्या था? शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग क्या? भूस्वामी, भूस्वामी था, भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। क्या? भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना था, जिसे भूमि के लगान का 10/11वां भाग कंपनी को देना होता था और 1/11वां भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। मतलब जो इस टैक्स को जो कलेक्ट करता था, तो वह क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो संपूर्ण क्या चीज कि इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का, जो समूचे ब्रिटिश भारत का जो 4 राज्य था, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक में कितना परसेंट क्षेत्रफल था? 19% क्षेत्रफल को ये क्या करता था? कवर करता था। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार के एक नए वर्ग भूस्वामी घोषित किया। जमींदार को एक नया वर्ग बनाया गया और उसको भूस्वामी घोषित किया गया, जिसे भूमि के लगान का, मतलब लगान तहसील का 10/11वां भाग कंपनी को देना होता था। जो क्या जमींदार जो लगान तहसीलता था, ये जो लगान लेता था किसानों से, तो जो लगान लेता था तो उसका कितना? 10/11वां भाग किसको देना पड़ता था? कंपनी को। और 1/11वां भाग अपने पास रखता था, उसका वो अपने पास रखता था, उसका वो क्या था? कमाई था, अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। मतलब अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार का छोटे पूंजीपति या दूसरी को भद्र नवाब। यदि यहाँ पर ये शब्द दे दिया जाएगा कि अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भद्र नवाब क्या थे, तो भद्र नवाब क्या थे? छोटे पूंजीपति थे। यदि पूछ दिया जाएगा कि भद्र नवाब का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर जमींदार रहेगा, जागीरदार रहेगा और कुछ रहेगा, पूंजीपति भी रह सकता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा? जमींदार होगा। अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था, मतलब अस्थायी बंदोबस्त के बाद या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लाई गई दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो को बोला जाता है। किसको? टॉमस मुनरो को बोला जाता है। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, दूसरी पहला था भू राजस्व व्यवस्था और दूसरा जो व्यवस्था लागू किया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका जन्मदाता किसको बोला जाता है? टॉमस। रैयतवाड़ी का कौन? टॉमस मुनरो। मुनरो को बोला जाता है और कैप्टन रीड थे। कौन? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तथा स्वर प्रथा जिसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। यदि पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे।
और पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम इसे किस राज्य में लागू किया गया था और उस राज्य के जिला का नाम। तो सर्वप्रथम यह तमिलनाडु के राज्य में लागू किया गया था और उस जिला का नाम था बारामहल जिले में लागू किया गया था। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, तत्पश्चात यह व्यवस्था कहाँ का, मद्रास के बंबई के कुछ हिस्से में, क्या चाहते कहाँ चले गया जी, मद्रास और बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा पूर्व आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू किया गया था। कहाँ कहाँ, पहले तो लागू किया गया तमिलनाडु, फिर बंबई के कुछ हिस्से में लागू किया गया थोड़ी व्यवस्था, फिर पूर्वी बंगाल में लागू किया गया, असम और पूर्व जो आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे। इसमें बोला गया कि इस व्यवस्था यानी इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं या सीधे रूप से सरकार को क्या कर सकते हैं, भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने क्या किया था, कृषक भूमि भू स्वामित्व व्यवस्था को स्थापना के मतलब कृषि ही, किसान ही अपने भूमि का क्या थे, मालिक थे। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त में कितना परसेंट था, भू राजस्व के अंतर्गत कितना था बाबू, भू राजस्व का पूरा ब्रिटिश का 19% क्षेत्रफल था और रैयतवाड़ी में कितना था, रैयतवाड़ी के अंतर्गत 51% क्षेत्रफल को कवर करता था। इसके अंतर्गत कौन था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस तक, यूपी के बनारस तक। इसके अंतर्गत सबसे पहले तमिलनाडु, फिर मद्रास, फिर बंबई, बंबई के कुछ हिस्से, कुछ हिस्सा, पूरा बंबई नहीं, फिर पूर्वी बंगाल, पूरा बंगाल भी नहीं, सिर्फ पूर्वी बंगाल और असम और कर्नाटक था, जिसमें से क्या था 51% हिस्सा को, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा को 51% हिस्सा को क्या करता था, ये कवर करता था रैयतवाड़ी व्यवस्था। और इसी व्यवस्था के तहत किसानों को अपने भूमि का मालिक बनाया गया। भू स्वामित्व की स्थापना, इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल का 51% हिस्सा शामिल किया गया। 51% हिस्सा ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता के साथ की जाती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो था लगान की व्यवस्था किसके साथ, कठोरता के साथ वसूली की जाती थी तथा लगान की दर काफी ऊंची थी। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान को कठोर रूप से लिया जाता था और लगान दर ऊंचा था। क्या था, लगान दर भी ऊंचा था। क्या था, ऊंचा था। लगान दर भी क्या था, ऊंचा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान दर भी ऊंचा था और जिसकी तहसीलें की व्यवस्था भी क्या थी, कठोर थी।
चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर तीसरी व्यवस्था मालवाड़ी पार्टी में भू राजस्व व्यवस्था को कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि को छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यानी कोई व्यक्ति यदि जमीन को छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था और यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि यानी समाला तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। यदि कोई अपनी जमीन को लगान की वजह से मालवाड़ी पद्धति में होता था, यदि कोई जमीन को लगान की वजह से छोड़ देता है, इस व्यवस्था में पद्धति में क्या क्या भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि एक प्रत्येक ग्राम अथवा एक महल जागीर का भाग के साथ स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत बोला था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन छोड़ देता है तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था और यह ग्राम समाज इस सम्मिलित भूमि यानी समालत तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। जो गांव में छोड़ देता था तो ग्राम समाज उसको संभाल लेता था, वही भूमि का मालिक होता था। यह पद्धति उत्तर प्रदेश मालवाड़ी, तो मालवाड़ी कहाँ था? मालवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, यूपी के मध्य प्रांत में। कहा? पूरा यूपी भी नहीं, मध्य प्रांत में। फिर पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में मालवाड़ी, और कुछ परिवर्तनों में लागू किया गया था। कहाँ? उत्तर प्रदेश और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। और इसका कितना परसेंट? 30% हिस्सा शामिल था। तो यहाँ मालवाड़ी में 30, भू राजस्व में 19, रैयतवाड़ी में 51। पूरा कितना हो गया? 9 1 10 के 0 5 3 8 8 1 9 9 1 10, 100%। तो 3 व्यवस्था था। कौन? एक था भू राजस्व, पहला जो कॉर्नवालिस लाया, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और रीड ने लाया था, जिसमें 51% कवर करता था, और मालवाड़ी में 30% कवर करता था, जो यूपी के मध्य प्रांत और पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू किया गया था। फिर हम लोग आगे देखेंगे। याद रखिएगा कि भू राजस्व व्यवस्था को किसने लाया था? अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। याद रखिएगा कितना? 1793 में कौन? कॉर्नवालिस ने लाया था। और इसको रैयतवाड़ी को किसने लाया था? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लाया था। तो भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पूरे ब्रिटिश का 19% क्षेत्रफल को कवर करता था, रैयतवाड़ी 51% को, और मालवाड़ी व्यवस्था कितना परसेंट को? 30% को कवर करता था। फिर बोला जा रहा है औपनिवेशिक शासन काल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। मतलब हो रहा है कि औपनिवेशिक यानी शासन काल में भारत सरकार की गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण एवं ऋणों पर लगाई गई पूंजी का ब्याज दर, और भारतीय सार्वजनिक जो काम किया जाता था उसके लिए ये लोग तसीलते थे, और रेल पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज तसीलते थे। भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री का लागत के रूप में भी, और भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क इंग्लैंड राज्य में सभी का सारा व्यय 1919 तक तथा भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन भी थे। भारत के बाहर हुए युद्धों लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भी भारी नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस
शब्दावली का प्रयोग कर भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए किया जाता था। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयातों पर नाम मात्र का शुल्क बिल्कुल नहीं था। जो ब्रिटिश लोग आयात करते थे उस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं था, लेकिन भारत के लोग जो आयात करते थे उस पर एक भारी तरह का शुल्क लगाया, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। यदि भारत जो निर्यात करता था उस पर ब्रिटेन में वो लोग आयात करते थे तो उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन भारत के लोग जो निर्यात करते थे, यहाँ से कपड़ा लेकर वहां पर बेचते थे, तो क्या करते थे, उस पर भारी शुल्क लगाया जाता था। चलिए अगला देखते हैं। धन के बहिर्गमन या अपवाद की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत की धन संपत्ति एवं माल इंग्लैंड के हस्तांतरण था। जो भारत के बाहर जो धन जा रहे थे उसी को बहिर्गमन या अपवाद राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य धन संपत्ति का एवं माल इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। मनु जब जा रहा था कोई लाभ नहीं हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को सबसे पहले सर्वाधिक प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, धन का जो भारत से धन को बहिर्गमन कर रहे थे, इंग्लैंड लेके जा रहे थे, उसका उन्होंने विरोध किया था और उसी सिद्धांत को सबसे पहले इन्होंने प्रखर एवं प्रतिपादक बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाया और किताब के माध्यम से, लेखों के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या किया, उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड बेस्ट टू इंडिया फॉर पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इन दादा भाई नौरोजी ने इसका विरोध भी किया, किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से लिखकर क्या किया, धन का जो बहिर्गमन हो रहा था, भारत से जा रहा था भारी मात्रा में, उसका इन्होंने सबसे पहले विरोध किया किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से। ये जो बुक है, इस बुक को पूछा जाता है, कभी-कभी आपसे पूछ दिया जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया था। एक रमेश चंद्र दत्त, यदि पूछा जाए कि सबसे पहले किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने, और फिर दूसरा रमेश दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पर बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत के बाहर चला जाता है। जो यहाँ पर जितना भी कलेक्ट किया जाता है तो उसका क्या करना चाहिए, जैसे मुगल ने जितना भी जैसे सब चीज कलेक्ट करके वो अपने देश समर क्रांति चौक ये सब लोग नहीं लेके जाते थे, वह पूरा का पूरा भारत में ही लगा देते थे और भारत में ही खर्चा हो रहा था। उसी प्रकार इनका कहना था कि इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया के में यह प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग यदि 100 रुपया कलेक्ट कर रहा है तो उसमें से 50 रुपया सीधा का सीधा कहाँ पर वो अपना देश लेके चला जाता था, देश चला जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता के अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर से बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया और उसने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान रखी है सही रूप से भारत के जो धन है जो सही रूप में कहाँ जा रहे हैं, ब्रिटिश के देशों में जा रहे हैं, तो उसने स्वीकार किया, कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया। कांग्रेस ने घोषणा किया कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का ये सबसे बड़ा कारण है। यदि मान के चलिए कि जो अंग्रेज जो थे, जो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, जो लगान कलेक्ट कर रहे थे, वो सब कलेक्ट करके भारत में रखते तो भारत में क्या होता, अकाल उकाल उतना नहीं पड़ता। लेकिन क्या कर रहे थे, 100 में से 50 रुपया वो कहाँ दे रहे थे, वो अपने देश भेज रहे थे। इस कारण से भारत में निर्धनता और अकालों का कारण होने का सबसे बड़ा कारण था। सर सैयद अहमद खान भी ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे। सर सैयद बनु चला रहा था और सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास, मुस्लिम समाज का विकास का वे भारत में
आगे सत्ता के बने रहने से ही संभव मानते थे। वे मानते थे कि मुस्लिम समाज का विकास तब होगा जब वो ब्रिटिश शासन ही भारत में रहेंगे तब। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। जो सर सैयद अहमद खान थे वह ब्रिटिश के हित साथी थे, समर्थक, और वो कहते थे कि यदि ब्रिटिश रहेगा तो ये मुस्लिम समाज का क्या होगा, उत्थान होगा। और दादा भाई नौरोजी ने जब धन का बहिर्गमन का विरोध किया बुक के द्वारा, लेखों द्वारा, उसका समर्थन कभी भी सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखा था। मतलब ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पर दादा भाई ने एक बुक लिखा था, उसका नाम दिया इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। इस पर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, बुक लिखा था। इसी पर क्या लिखा था, बुक लिखा था। जैसे कहने का मतलब सकल घरेलू उत्पाद का जितना भी % पैसा होता था उस पैसा को सीधे अंग्रेज आधा से भी ज्यादा भाग में वो अपने देश बाहर अपने यहाँ से बहिर्गमन करके इंग्लैंड भेज देते थे। उसी कारण भारत में अकाल और बेरोजगारी और निर्धनता का सबसे बड़ा कारण था। यदि मुगल जो भी करते थे वह भारत में ही करते थे और सभी चीज भारत में ही रखते थे। वो अपने देश समरकंद या अफगानिस्तान नहीं भेजते थे। लेकिन इंग्लैंड क्या करता था, ब्रिटिश क्या करता था, अपने देश 50 से 60% धन को देश से बाहर बहिर्गमन कर देता था। मतलब ये ब्रिटिश इंग्लैंड भेज देता था, जिसमें भारत में गरीबी, निर्धनता और अकाल पड़ता था। तो यहाँ पर भारी मात्रा में भी आदमियों की मृत्यु होती थी, अनाज के लिए तरसते थे। इसी पर दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया और बुक लिखा इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। लेकिन इसमें एक आदमी थे, कौन, सर सैयद अहमद खान जो थे, वह कभी भी दादा भाई नौरोजी का सपोर्ट नहीं किया। वह अंग्रेजों का समर्थक या हितक बन के रहे। वो बोले कि जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक मुस्लिम समाजों का क्या होगा, भला होगा और विकास होगा। वो कभी भी दादा भाई नौरोजी को थ्योरी का कभी भी समर्थन नहीं किए थे। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत के दिन प्रतिदिन लूटने लगा और ब्रिटिश जो है भारत के दिन प्रतिदिन लूटने लगा। बढ़ाते बढ़ाते पूरा और बोलने से क्या होता है, लगता है दर्द होता है। लूटने में लगा, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा। दादा भाई नौरोजी बोल रहे थे कि अंग्रेजी शासन जो शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा। क्या, दिन प्रतिदिन लूटने में लगा, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। हर दिन यदि लूट रहा है तो क्या होगा, वो अपना धन को क्या कर रहा है, यहाँ से लूट कर दूसरे देश में भेज रहा है, तो क्या होगा, वह निर्धन ही बनता जा रहा है। इसके परिक्षेप में उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी और दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 में से इनका जो काल है 1825 से 1917, 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। WC मतलब 1865 में उन्होंने संगठन बनाया, किसके साथ, WC बनर्जी के साथ लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। क्या करना था, भारत का दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। क्या थे, 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। तो ये हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का हमारा सब्जेक्टिव खत्म होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ये जो धन का जो बहिर्गमन हुआ था, दूसरे देश में हमारे देशों से लूटकर ब्रिटेन में भेजा जाता था। तो ये जो होता था, जैसे जितना भी सकल घरेलू उत्पाद होता था उसका 100% में 60 से 70% धन कहाँ पर इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और जो धन बचता था अंग्रेज अपनी सेनाओं पर खर्चा करता था, अस्त्र लड़ाइयों पर खर्चा करता था। जब भारत में अकाल होता था तो उसमें अंग्रेज भारतीय लोग धन के लिए तरस कर मर जाते थे। अकाल में बहुत ज्यादा, जो अकाल अंग्रेज के समय जो अकाल पड़ा था उसमें सबसे ज्यादा मरने वाले आदमी थे।
और भारत में गरीबी और निर्धनता का सबसे बड़ा कारण यही बना था। देशों से धनों का बहिर्गमन, मतलब दूसरे देश यानी इंग्लैंड में चला जाता था। जैसे हम लोग मानते हैं जैसे मुगल आए तो मुगल अपना धन जो लूटता उठता था वह भारत में ही रहता था, न कि वह अपने देश समरकंद अफगानिस्तान में रहता था। इस कारण से हमारा देश क्या हो गया, जब धन का बहिर्गमन होने लगा, तेजी से जाने लगा, तो हमारा देश धीरे धीरे निर्धन हो गया, गरीब हो गया, बेरोजगार हो गया, और यहाँ अकाल जब पड़ता था तो यहाँ खाने के लिए अनाज भी नहीं रहता था। ये हमारा सब्जेक्टिव है। और धन का बहिर्गमन का सबसे पहले विरोध किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिक्स इंडिया थ्योरी के तहत किया। फिर उन्होंने WBC के बनर्जी के साथ मिलकर 1885 में संगठन बनाया, और उस संगठन का काम था कि भारत के दुख दर्दों का निवारण करना। फिर एक दत्त बोलते हैं, कोई कौन दत्त भाई, उनको देख लेते हैं, रमेश दत्त ने भी इस पर काम किया था। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, फिर हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही वीडियो आपके पास जाता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।